प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टोटल ऑनलाइन स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको विदित है कि हम अर्थशास्त्र की कक्षा में 12वीं कक्षा के पहले अध्याय में से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे। उनमें से हमने अभी तक 3 मुख्य परिभाषाएं अर्थशास्त्र की कर ली हैं, जिनमें से जो पहली थी धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। उसके बाद हमने की थी अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी, और उसके बाद हमने करी थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी। अब उसी कड़ी में हम अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की जो विकास केंद्रित परिभाषा है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुअलसन, उसके साथ और भी अर्थशास्त्री थे, पीटरसन, फर्गुसन, केन्स, इन अर्थशास्त्रियों ने दी थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। ध्यान से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं, उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। यह परिभाषा दी थी। किसने दी थी यह परिभाषा? यहां पर लिख देते हैं, प्रोफेसर सैमुअलसन, प्रोफेसर फर्गुसन, प्रोफेसर फर्गुसन, पीटरसन, ठीक है, यहां पर ठीक लिख लेना, और केन्स, J.M. केन्स, जिसको जॉन मार्टिन केन्स के नाम से भी जाना जाता है, प्रोफेसर केन्स। इन्होंने ये परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का, किसका अध्ययन किया जाता है? मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कौन से कार्यों का? वे कार्य जिनसे वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? सीमित साधनों के द्वारा। ठीक है, और कैसे? उन साधनों का उचित प्रयोग करके वो क्या करते हैं? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। इस परिभाषा को जब हमने पढ़ा, इस परिभाषा को पढ़ने से हमें पीछे की जो परिभाषा है उनमें से कुछ बातें याद आई। क्या? एक तो हमने देखा था कि मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, दूसरी बात कि सीमित साधन मतलब दुर्लभ साधन, जिसने वो बोला था, क्या बोलते हैं, रॉबिन्स ने कहा था कि दुर्लभ साधन है, सीमित साधन है। ठीक है, और एक बात क्या आई कि साधनों का उचित प्रयोग। ठीक है, जब उचित प्रयोग का मतलब आया तो मतलब जो साधन है उनका किस प्रकार से हम उचित प्रयोग करें, मतलब पूर्ण रूप से उनका कैसे प्रयोग करें, उनमें वृद्धि कैसे करें, इस तरह की बातें। तो इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ इस परिभाषा की विशेषताएं सामने आती है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली जो विशेषता है, हम इस परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र
इन लोगों ने अर्थशास्त्र में कहा कि दुर्लभ साधन होते हैं। साधन क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं। पहली बात कही उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है मुख्य रूप से दुर्लभ साधनों से है। दुर्लभ साधन कैसे? जैसे धन की बात करें, पैसे की बात करें। पिछले वीडियो लेक्चर में यदि आपने देखा हो, +1 का एक लेक्चर था, उसमें हमारे संदीप सर ने भी बताया था कि साधन सीमित का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं, उन 2000 रुपए से आप पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है, गिफ्ट खरीदना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है नहीं, तो ये 2000 रुपए क्या है? सीमित है। और उनमें से हम मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है नहीं, मूवी देखना चाहते हैं, तो इनमें से हम अपनी कितनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ये बात है। तो ये साधन क्या है? दुर्लभ है, अर्थात सीमित साधन है, ठीक है। इस साधन के द्वारा ही हमने इन में क्या करके, इन पर खर्च करके अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी होती है, ठीक है। एक तो ये बताई, इस परिभाषा की मुख्य विशेषता क्या हुई? वे साधन जो है दुर्लभ है, अर्थात जिनके द्वारा मनुष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है वो साधन क्या है? सीमित है, दुर्लभ है। दूसरा, साधनों का कुशलतम बंटवारा, साधनों का कुशल बंटवारा, ठीक है। दूसरी विशेषता इसमें क्या आई कि अर्थशास्त्र की जो मुख्य समस्या है वो जो सीमित साधन है, सीमित साधनों में से ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन पैसों को खर्च करने के लिए चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब हम ये चुनाव कर पाएंगे कि कौन सी, इनमें से कौन सी जो आवश्यकता है मुझे पहले संतुष्ट करनी है, तभी हम साधनों, अपने जो साधन है, अपना जो साधन है उसका कुशल उपयोग या कुशल बंटवारा कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा, साधनों का पूर्ण प्रयोग, साधनों का पूर्ण प्रयोग। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा से एक बात ये आई कि हम आर्थिक विकास के लिए या अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार से अपने साधनों का उचित प्रयोग करें, ठीक है नहीं, अपने साधनों का उचित से उचित प्रयोग किस तरह से करें। और चौथी बात जो आई इस परिभाषा की विशेषता में वो आई कि साधनों में वृद्धि कैसे की जाए, साधनों में वृद्धि कैसे की जाए, ये इस परिभाषा की मुख्य विशेषता है। अर्थात जो हमारे ये साधन हैं, इन साधनों में हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से किसकी? सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा थी, सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा थी। ये जो परिभाषाएं थी, हमने सारी की सारी परिभाषाएं पढ़ी, धन संबंधी, भौतिक कल्याण संबंधी और दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित परिभाषा, इसको बोला जाता है विकास केंद्रित परिभाषा। इन सभी परिभाषाओं में वास्तव में कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि जिस परिवेश में ये परिभाषाएं दी गई थी, उस परिवेश में वो परिभाषाएं उस समय में बिल्कुल ठीक बैठती थी, ठीक है। लेकिन आगे जब अर्थशास्त्र का विकास होता गया तो विभिन्न अर्थशास्त्री आए और उन्होंने उन परिभाषाओं की आलोचना करनी शुरू कर दी कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए था। इसमें तो एडम स्मिथ ने धन का जिक्र कर दिया, कल्याण का तो पता ही नहीं लगा, फिर कल्याण भी जोड़ दिया मार्शल ने आके। लेकिन रॉबिन्सन ने कहा नहीं, इसमें तो साधनों के विषय में तो बताया नहीं गया, किस तरह से मतलब सामाजिक मनुष्य का ही इसमें अध्ययन किया जाता, बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन ये परिभाषा मुख्य रूप से किसकी? प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स, इन दोनों की परिभाषाओं का मिक्स है, मिश्रण है। इसलिए आज के परिवेश में ये परिभाषा प्रचलित है। और ये जो परिभाषा है, जितनी भी हमने पढ़ी, इन परिभाषाओं के आधार पर हम एक अर्थशास्त्र की एक अपने आप भी परिभाषा बना सकते हैं। वो क्या परिभाषा होगी? वो परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, हम खुद बना रहे हैं ये परिभाषा। इस परिभाषा को हम
सारी जो परिभाषाएं हमने पढ़ी उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम ये परिभाषा बना रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि के लिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए या कल्याण में वृद्धि करने के लिए, कल्याण में वृद्धि करने के लिए, आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि के लिए या कल्याण में वृद्धि करने के लिए और आर्थिक विकास के लिए, और आर्थिक विकास के लिए हम अनेक उपयोगों वाले, आर्थिक विकास के लिए हम अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपयोग, सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, विनिमय और उत्पादन से संबंधित कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बात हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद। इसमें हमने सभी चीजों का, मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताएं आ गई, कल्याण भी आ गया, साधनों का कुशलतम उपयोग भी आ गया और वितरण से संबंधित बातें भी आ गई। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की एक हम इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं। इन परिभाषाओं इस प्रकार अर्थशास्त्र की जो ये परिभाषा है और जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं हम इसको, विज्ञान है। मानव व्यवहार का क्या है? विज्ञान है, जिसमें हम मनुष्य की आवश्यकताएं हैं जो क्या है? असीमित है। ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं वो क्या है? असीमित है। और दूसरी तरफ क्या है? इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन होते हैं। ठीक है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होते हैं? साधन। और जो ये साधन है ये सीमित है और इनके विभिन्न प्रयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग भी होते हैं। और इन विभिन्न उपयोगों के कारण ही हमें चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। चुनाव की समस्या, इसके कारण सीमित साधन हैं, ऐसे साधन जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं, उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। चयन किस चीज का करना पड़ता है? अधिक से अधिक कल्याण, अधिकतम कल्याण प्राप्त करने के लिए, अधिकतम कल्याण प्राप्त करने के लिए।
अधिकतम कल्याण प्राप्त करने के लिए हमें क्या साधनों का चुनाव करना पड़ता है, हमारी असीमित आवश्यकताओं को क्या करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। ये थी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में हमने क्या पढ़ा, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में हमने पढ़ा कि धन संबंधी परिभाषा क्या होती है, उसके बाद मार्शल की परिभाषा भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है, उसके बाद रॉबिन्स की परिभाषा, और उसके बाद प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, केन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा दी गई विकास केंद्रित परिभाषा। और उसके बाद हमने अपनी तरफ से जो उन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद जो परिभाषा बनाई, एक वो परिभाषा, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य की आवश्यकताओं और साधनों के विषय में पढ़ते हैं। आवश्यकताओं का हमें पता है कि आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती हैं, और साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। क्योंकि साधनों के बहुत सारे उपयोग होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उन साधनों में चुनाव करना पड़ता है कि हम कौन सी आवश्यकता को क्या करें, संतुष्ट करें, जिससे हमारे कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अर्थ जो शास्त्र है, अर्थशास्त्र की इन परिभाषाओं को देखते हुए, अर्थशास्त्र की इन परिभाषाओं को देखते हुए जो ये परिभाषाएं दी गई थी, इन परिभाषाओं को देखते हुए हम इन परिभाषाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। जो ये परिभाषाएं हमने पढ़ ली, इनको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। ये परिभाषाएं जो हैं, पहली जो परिभाषाएं हैं उनको कहते हैं हम समस्या संबंधी परिभाषा। समस्या संबंधी परिभाषाएं, ये कौन सी परिभाषाएं थी, समस्या संबंधी परिभाषा। इनमें हम किस किस की परिभाषा को शामिल करते हैं, एडम स्मिथ, ठीक है, मार्शल और रॉबिन्स, इनकी परिभाषा को हम कौन सी, समस्या संबंधी परिभाषाएं कहते हैं। और दूसरे नंबर की जो परिभाषाएं हैं जिसको हम विधि संबंधी परिभाषा कहते हैं, विधि संबंधी परिभाषाएं, विधि संबंधी परिभाषाएं। इसमें मुख्य रूप से हम प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गूसन, ठीक है, फर्गूसन और केंज, इनकी परिभाषाओं को हम मुख्य रूप से इन परिभाषाओं, विधि संबंधी परिभाषाओं में शामिल करते हैं। और इसी वर्गीकरण के आधार पर, जिन परिभाषाओं के इस वर्गीकरण के आधार पर ही एक अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। इन समस्या संबंधी परिभाषा और विधि संबंधी परिभाषाओं के आधार पर ही अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में, अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ठीक है। वो दो भाग कौन कौन से थे और किसने बांटा, ठीक है। जो ये परिभाषाएं थी इनके आधार पर दो भागों में बांटा किसने, 1933 ईस्वी में, 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय का एक अर्थशास्त्री था। ओस्लो विश्वविद्यालय नॉर्वे में स्थित है, ओस्लो विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कहां पर, नॉर्वे, जो नॉर्वे में स्थित है। उसका एक प्रोफेसर था जिसका नाम था प्रोफेसर रेगनर फ्रिस, प्रोफेसर रेगनर फ्रिस, ठीक है। इसने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। वो दो भाग कौन कौन से थे जो आप पढ़ रहे हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दो भागों में उन्होंने
इस अर्थशास्त्र को बांट दिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो और मैक्रो के विषय में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।